शुरुआत कर रहे हैं गुजरात की अहम खबर के साथ। राजकोट में वक्फ के नाम पर दुकानें खाली कराने की तैयारी है, इसकी कोशिश की गई है। ये अहम खबर सामने आ रही है। वक्फ के नाम पर दुकानें खाली कराने की कोशिश की गई है। व्यापारियों की दुकानें खाली कराई जा रही हैं। दुकान खाली कराने वाले फारूक मुसानी पर एफआईआर दर्ज की गई। 4 अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कुछ युवकों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े। दुकान का सामान सड़क पर फेंक दिया गया। तो देखिए, राजकोट से ये खबर है। वक्फ के नाम पर दबंगई की है कुछ लोगों ने और दुकानें खाली कराने की कोशिश की गई है। ये सब तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से सामान दुकानों का निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। व्यापारियों की दुकानें खाली कराने की कोशिश की गई है और दुकान खाली कराने वाले फारूक मुसानी पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। 4 अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ भी पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। कुछ युवकों ने दरअसल 3 दुकानों के बाकायदा ताले तोड़े और फिर दुकानों के ताले तोड़कर दुकान में रखा गया सामान सड़क पर फेंक दिया गया। तो वक्फ के नाम पर दबंगई का आरोप कुछ युवकों पर लगा है। 3 दुकानों के ताले तोड़कर दुकानों का सामान बाहर फेंक दिया गया है। फारूक मुसानी नाम का एक शख्स है और उसके साथ साथ कुल 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और राजकोट पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो राजकोट का पूरा मामला है। दुकानों के ताले तोड़े गए हैं, सामान को सड़क पर फेंक दिया गया है। देखिए, दुकानें खाली कराने का पूरा मामला सामने आ रहा है। कहा जा रहा है वक्फ के नाम पर यहां दबंगई की जा रही है। देखिए, दुकान में रखे सामान को कैसे सड़क पर फेंक दिया गया है। शिकायत दर्ज हो गई है। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गुजरात के राजकोट का पूरा मामला है। कहा यह जा रहा है कि वक्फ के नाम पर दुकानों को खाली कराया जा रहा है। और अगली खबर है महाराष्ट्र से, जहां जलगांव में 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद पथराव और आगजनी भी हुई है। उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हुआ। 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों में आग लगा दी गई है। एक मामूली सी बात को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई, आगजनी तक आ गई है। पथराव और आगजनी की गई है। जलगांव का पूरा मामला है। 2 गुटों के बीच विवाद हुआ है। विवाद की वजह जो बताया जा रहा है वो ये है कि हॉर्न बजाने को लेकर के 2 गुट आपस में भिड़ गए। तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव में हुई हिंसा और आगजनी की है। यहां 2 गुटों के बीच पथराव का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को ले जा रही गाड़ी के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, जिससे पलाढ़ी गांव के युवकों और शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद गुस्साए भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने हिंसा में शामिल करीब 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। तरी आम्ही ज्या अज्ञात आहेत अशा 20 ते 25 लोकांविरोधात सध्या गुन्हा दाखल केलेला आहे। गावात शांतता राहावी म्हणून सध्या उद्यापर्यंत उद्या 6 वाजेपर्यंत सकाळी 6 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू केलेली आहे। जर शांतता आढळली तर त्यानंतर संचारबंदीही उठवण्यात येईल। लोकांना हेच आव्हान असेल की आपण गावामध्ये शांतता राखावी। जलगांव के अलग अलग हिस्सों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के मॉडल टाउन में बेंगलुरु के अतुल सुभाष की आत्महत्या जैसा मामला सामने आया है। पति ने 54 मिनट का एक ऑडियो रिकॉर्ड किया और ऑडियो को रिकॉर्ड करने के बाद सुसाइड कर लिया। शख्स का नाम पुनीत खुराना है। परिवार का कहना है कि वो अपनी पत्नी से काफी परेशान था। कपल ने पहले ही डाइवोर्स फाइल कर दिया था। यह आपको बता दें कि दिसंबर में ही अतुल सुभाष के मामले ने लोगों को झकझोर करके रख दिया। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था और इसमें उन्होंने अपने ससुराल वालों पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के कल्याण विहार में पुनीत नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था।
आत्महत्या से पहले युवक ने आखिरी बार फोन पर अपनी पत्नी से बात की थी। पुनीत की मौत से परिजन सदमे में हैं। बहुत टॉर्चर करती थी मेरे लड़के को, बहुत ज़्यादा पैसों के लेन देन में सब जगह मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर करती थी। डिवोर्स का केस भी चल रहा था। पुलिस ने मृतक के मोबाइल को जब्त कर लिया है, उसकी जांच की जा रही है। सुसाइड से पहले वो 59 मिनट की वो एक वीडियो भी छोड़ के गया है जो कि उसके मोबाइल में है और मोबाइल सीज होके पुलिस में है। वीडियो देखी है जी, सबने परिवार ने देखी है। हाँ, तो उसमें बोला है, उसने नाम लिया है, तो अपनी पूरी दिक्कत बताई है, मेरे साथ क्या दिक्कत हुई है। पूछताछ के लिए पुलिस पहले मृतक पुनीत की पत्नी को बुलाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। और आइए अब आपको सुनाते हैं सुसाइड से पहले पुनीत खुराना और उनकी पत्नी के बीच क्या बात हुई थी। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पासवर्ड वुडबॉक्स कैफे का मांगा है, मैंने पासवर्ड स्वर्गॉड्स केक का मांगा है, मैंने पुनीत खुराना का पासवर्ड नहीं मांगा। पुनीत खुराना की किस्मत खराब है कि इन पुनीत खुराना को आपको खुद को इंटरलिंक्ड अकाउंट हटा देने चाहिए थे ना। I'm not in affair of anyone with anyone, first of all. Secondly, even if मैंने ये बोला, excuse me, Mr. Khurana, I am still a business partner, right? And for business partners, you need to clear my dues, right? And not only dues, but you excuse me, you denied कि मैं business नहीं छोड़ूंगा, जो करना कर लो, जो खाना खा लो, जो I never did so. You said तेरी आदत है झूठ बोलने की, तेरी आदत है झूठ। तूने तो कावे जीजू से भी 3 लाख रुपए झूठ बोल के ले लिए थे ना। और अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा की एक रिपोर्ट। मंगलवार दोपहर पुनीत की मॉडल टाउन के अपने घर में ठीक इसी कमरे से डेड बॉडी बरामद हुई। पुनीत इसी पंखे से लटका हुआ था और बताया जा रहा है कि जो सामने आप ये पर्दा देख रहे हैं, जो रॉड देख रहे हैं, वो पर्दा यहां से उतारा गया और उस पर्दे की मदद से पंखे से पुनीत ने लटक कर जान दे दी है। दरअसल जांच के दौरान जो पुनीत का परिवार है उसने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जो मणिका है, जो पुनीत की पत्नी है, वो लगातार पुनीत पर मानसिक दबाव बना रही थी। साथ ही जो मणिका का परिवार है वो भी पुनीत को पूरे तरीके से हराश कर रहा था पिछले कुछ महीनों से, और उसी को लेकर पुनीत काफी दबाव में था। साथ ही कल देर रात जो पुनीत और उसकी जो पत्नी की मौत से एक रात पहले जो बातचीत हुई फोन पर, वो रिकॉर्डिंग भी परिवार के हाथ लगी, जिसको पुलिस को दे दिया गया है। इसके अलावा परिवार का यह भी आरोप है कि तकरीबन 50 से 55 मिनट का एक और ऑडियो क्लिप है जो पुनीत ने अपनी खुदकुशी से पहले रिकॉर्ड किया, वो भी पुलिस के हाथ लगा है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस बारे में कुछ भी बात करने से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो परिवार के आरोप हैं उन आरोपों की तस्दीक की जा रही है। साथ ही जो मणिका है उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। साथ ही मणिका के परिवार से भी आने वाले वक्त में पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पुनीत ने अपने ही घर के अंदर खुदकुशी की मानसिक दबाव के चलते, उसको लेकर अब परिवार कहीं ना कहीं काफी गमजदा है और परिवार हर हाल में इंसाफ की मांग कर रहा है। और मृतक पुनीत खुराना की मां का क्या कहना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, आइए आपको सुनाते हैं। बेटे मेरे बहुत टॉर्चर करती थी मेरे लड़के को, बहुत ज़्यादा पैसों के लेन देन में सब जगह मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर करती थी। डिवोर्स का केस भी चल रहा था। एक डिवोर्स हो गया था 30 सितंबर को और एक होना था। तो उससे पहले इसे लड़की ने इतना टॉर्चर किया मेरे बेटे को, पता नहीं परसों कल रात को उसको पता नहीं क्या टॉर्चर करा, बहुत ज़्यादा जबरदस्त टॉर्चर करा है उसने। अंदर ही हमने कहा चल रात को 3 बजे पार्टी शार्टी करने गया, आ जाएगा, आ गया 3:30 बजे तक। फिर मैं कहा चल सो गया है। फिर सुबह तक ये उठा नहीं, 12-1 बजे तक मैं जागती देखती रही, मैं अभी उठेगा अभी उठेगा। 3 बजे मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैं कहा लड़का पुनीत नहीं उठ रहा, न कोई आवाजें दे रही। ये आए काम से, उन्होंने दरवाजा तोड़ा, कुंडी तोड़ी तो देखा लटका पड़ा मेरा लड़का, मेरा बच्चा। इन्होंने मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर करते थे, पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में। इनका मनिका और कनिका और जगदीश पावा ने तीनों ने मिलकर मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर करते रहे हैं। 3, 4, 5 साल तक मेरे बच्चे को उन्होंने टॉर्चर किया है। मेरा बच्चा बहुत सीधा था,
कोई पुराना पैसों का लेन देन भी था कुछ ऐसा? हाँ था, वो भी नहीं दे रहा था इसका बाप। हाँ, कोठी का भी हिसाब था, हमारी प्रॉपर्टी का भी हमने बच्चे के कारण इसको देते रहे। इसने मुकर गया, इसने बेईमानी करी हमारे साथ, और मेरे बच्चे को इसकी बीवी टॉर्चर करती रहती थी, बहुत टॉर्चर किया है। सबसे अलग रह रहे थे ये बेटा, पहले तो 1 साल तो मेरे साथ रही है, फिर ये अलग कर दिया मैंने इनको 2 साल में। मैं कहा बेटा जाओ, तुम्हारी मेरे साथ नहीं निपटे ना, जाओ अपने अलग रह के खुश रहो। तब भी उन्होंने उसने मेरे बच्चे को टॉर्चर करती रही है अंदर ही अंदर। मेरा बच्चा नहीं बताता था हमें कि मम्मी कि कम ना खा जाए मेरे माँ बाप। तो पुनीत खुराना को उनकी अपनी पत्नी ही टॉर्चर कर रही थी, ये पुनीत के परिवार का आरोप है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में किन बातों का जिक्र किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी घमासान जारी है। राजधानी में जीत दर्ज करने के लिए सभी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है और वोटर लिस्ट को लेकर दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संघ के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में संघ प्रमुख से बीजेपी को लेकर कई सवाल पूछे हैं। अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से पहले सवाल पूछा कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि यह जनतंत्र के लिए सही है? क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? इससे पहले भी मोहन भागवत से बीजेपी को लेकर केजरीवाल ने कई सवाल पूछे थे। 3 महीने पहले भी उन्होंने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखी थी। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लेटर वॉर जारी है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखकर 5 संकल्प लेने के सुझाव दिए। वो सुझाव क्या है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप और बीजेपी में आर पार की लड़ाई जारी है। बीजेपी ने आज नए साल पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। बीजेपी ने केजरीवाल को 5 संकल्प लेने का सुझाव दिया है। आज नववर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा करते हैं। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को सुझाव दिया है कि आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे, दिल्ली की महिलाओं बुजुर्गों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे, दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे, भ्रष्टाचार के अक्ष में अपराध के लिए सार्वजनिक माफी मांगेंगे, राजनीतिक स्वार्थ के लिए विदेशी ताकतों से हाथ नहीं मिलाएंगे। और वहीं दिल्ली में उपराज्यपाल और सीएम आतिशी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आतिशी के लेटर का एलजी दफ्तर ने जवाब क्या दिया, ये आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच लेटर वॉर जारी है। आतिशी ने पत्र के जरिए धार्मिक स्थलों के विध्वंस के आदेश का मुद्दा उठाया। उसके बाद उपराज्यपाल कार्यालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। आतिशी ने एलजी को लिखा है कि 22 नवंबर 2024 को दिल्ली में एक मीटिंग की गई। धार्मिक समिति की मीटिंग में ध्वस्तीकरण का फैसला हुआ। कई धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश था। ये फैसला सीएम के माध्यम से एलजी के पास जाता था। फैसले की प्रक्रिया का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। ध्वस्तीकरण के फैसले से कई समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। अनुरोध है कि किसी भी मंदिर पूजा स्थल को ध्वस्त न करें। एलजी ऑफिस ने आतिशी को जवाब दिया है। चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा जा रहा, किसी भी मस्जिद या चर्च को भी नहीं तोड़ा जा रहा, न ही इसको लेकर कोई फाइल एलजी ऑफिस आई है। आपकी तरफ से पूर्व सीएम की नाकामी से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। आप ध्यान भटकाने के लिए राजनीति कर रही हैं। फिलहाल इस लेटर वॉर के बाद दिल्ली की सियासत गर्माती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और दिल्ली में फर्जी वोटर्स के खिलाफ टीवी9 की पड़ताल पर बीजेपी का बड़ा बयान। एक ही पते से निकल रहे हैं एक समुदाय के लोग। आम आदमी पार्टी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है, बीजेपी इससे मुक्ति दिलाएगी। आप फर्जी वोटर्स को बढ़ावा दे रही है, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है।
तो देखिए, TV9 भारतवर्ष ने फर्जी वोटर्स की पड़ताल की थी। जगह जगह हमारे संवाददाता रजनीश रंजन पहुंचे थे और कई जगहों पर फर्जी वोटर्स होने की बात सामने आई थी। अब हमारी रिपोर्ट में, हमारी पड़ताल में ये जानकारियां सामने आने के बाद बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है और सवाल पूछा गया है बीजेपी की तरफ से कि एक ही पते से क्यों निकल रहे हैं एक ही समुदाय के लोग, और आम आदमी पार्टी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, बड़े शहरों में विशेषकर होता है। दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, तो जो घुसपैठिए आकर सेटल हो रहे हैं, यदि इनकी जांच हो तो इससे किसको परेशानी हो रही है ये सहज समझा जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार में दो चीज़ों की गारंटी निश्चित रहेगी: भ्रष्टाचार, क्योंकि सभी मंत्री और विधायक उसमें संलिप्त होंगे समान भाव से, और दूसरा घुसपैठियों की भरमार। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को निर्मूल करके दिल्ली को निर्मल करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, हम उसको आइडेंटिफाई करके कार्य कर रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, वो पार्टियां जिन्होंने CAA पारित किया भारत सरकार का, उसके विरुद्ध विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित कर दिया, वो आकर जब आज ये बातें करती हैं तो मुझे लगता है कि कौन चेहरा है और क्या मुखौटा है देश की जनता समझती है। और रजनीश रंजन जो लगातार फर्जी वोटर्स की पड़ताल कर रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके अलावा हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके सवाल पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ये बड़ा बयान दिया है। आनंद, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को देख रही है, और TV9 भारतवर्ष ने जो पड़ताल की उसमें कई जगहों पर फर्जी वोटर्स होने की बात सामने आई थी, एक ही पते पर कई वोटर्स रजिस्टर होने की बात सामने आई थी। जी बिल्कुल, शाहीन बाग, बिंदापुर, नरेला, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से फर्जी वोटर्स के मामले सामने आ रहे हैं। और जब हमने बीजेपी से सवाल पूछा तो बीजेपी समेत कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं दिल्ली की, वो तारीफ करी है जिस तरह से TV9 भारतवर्ष ने ये मुहिम शुरू की है कि चुनाव के ठीक पहले किस तरह से फर्जी वोटर बनाए गए हैं, फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाए गए। मकसद एक ही है कि दिल्ली का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसकी घोषणा एक दो दिन में हो जाएगी, उसमें फर्जी वोट के जरिए सत्ता हासिल की जाए। तो जाहिर तौर पर अलग अलग से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि जो मकान मालिक है उसको इस बात का पता नहीं, लेकिन उसके पता पे, उसके मकान पे 40-50 जो है फर्जी वोटर बने हुए हैं। ऐसे कई ऐसी दुकानें हैं जो कि अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उस दुकान के एड्रेस पे फर्जी वोटर बने हुए हैं, दस्तावेज भी जारी लगाए गए। और साथ ही साथ एक चौंकाने वाली बात है कि इसमें ज़्यादातर जो फर्जी वोटर्स हैं वो एक ही समुदाय के हैं। तो ऐसे में बीजेपी का सीधा कहना है कि जो रोहिंग्या घुसपैठ है, बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं, या फिर जो दूसरे राज्यों से जो लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, खासतौर से एक समुदाय के लोग, उनके जानबूझ के फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, उनका नाम वोटर सूची में दर्ज कराया जा रहा है ताकि जो आगामी चुनाव है उसमें इसका फायदा लिया जा सके। बिल्कुल, और रजनीश रंजन भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने खुद अलग अलग इलाकों में दिल्ली के जाकर ये पड़ताल की थी। रजनीश, जरा बताइए एक बार फिर, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, कई जगहों पर फर्जी वोटर्स होने की बात सामने आई थी। अब बीजेपी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, क्या मिला था आपकी रिपोर्ट में, जरा संक्षेप में आप बता पाएं अगर। बिल्कुल, देखिए, लगातार TV9 एक मुहिम के साथ इस खबर को दिखा रहा है कि कैसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग विधानसभा के अलग अलग मंडलों में वोटों का फर्जीवाड़ा हो रहा है, और ये तमाम लोग सिर्फ चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर आते हैं, बाकी 5 साल उन्हें आसपास के लोग नहीं देखते हैं। जो मकान मालिक हैं वो जानते ही नहीं हैं कि ये लोग कौन से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और कैसे उनके मकान के पते पर उन्होंने अपना फर्जी मतदाता पहचान पत्र बना लिया है। चाहे वो मोतीनगर विधानसभा हो, तुगलकाबाद विधानसभा हो, आज हम त्रिलोकपुरी विधानसभा में गए हैं, और भी एक दो जगह पर आज हम जाकर रिपोर्ट दिखाएंगे। वहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत होती है और इसे एक बड़ा मुद्दा वो बना
बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टी भी इस मुहिम में जुड़ गई है वो एक्सपोज करने के लिए, लेकिन आम लोगों से जो बातचीत हम कर रहे हैं, खासतौर पर मकान मालिकों से जो बातचीत कर रहे हैं, वहां से जो जानकारी हमें मिल रही है वो बहुत हैरान करने वाली है। एक मकान का नंबर है तुगलकाबाद में 110 नंबर, उस मकान में महज 6 लोग रहते हैं, लेकिन उस मकान के पते पर 64 लोगों के वोट बनाए गए हैं, वो एक ही समुदाय के हैं। इसी तरह दूसरे मोहल्ले में भी एक मकान है जहां पे 50 वोट फर्जी बनाए गए हैं, और इस तरह से तमाम अलग अलग तस्वीरें भी हमने दिखाई है। मोती नगर में तो फुटपाथ को एक घर का नंबर दे दिया गया है और उस फुटपाथ पे भी 26 लोगों के नाम दर्ज हैं। वहाँ ना कोई कंस्ट्रक्शन है, ना कोई मकान है, ना वहाँ कोई रहता है। वो लोग पैदल आते एक बार जरा आप ये भी बताइए कि अब तक आप कितने इलाकों में जा चुके हैं, किन किन इलाकों में जा चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पर ये धांधली हो रही थी। देखिए, पिछले 3 दिनों में करीब 5 विधानसभा क्षेत्रों में हम गए हैं और उन 5 जगहों से जो पड़ताल हमने की है, जो जानकारी हमने वहां के लोगों से बातचीत करके, स्थानीय लोगों से बातचीत करके, मकान मालिकों से बातचीत करके जो रिपोर्ट हमने बनाई है वो बहुत हैरान करने वाली है। तुगलकाबाद में तो बाकायदा जो बूथ लेवल ऑफिसर जो दिल्ली निर्वाचन अधिकारी के अधीन काम करते हैं, उन्होंने कई मकानों पर पर्चियाँ चिपका दी है उन संदेहास्पद लोगों की तस्वीरों के साथ जो वहाँ नजर नहीं आते हैं, और स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद उन पर चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई भी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगले 2-3 दिनों में अगर चुनाव की घोषणा होती है, इसी महीने में या अगले महीने में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो क्या इतने कम समय में चुनाव आयोग उन तमाम फर्जी वोटर्स के वोट काटेगा, उन्हें मतदान से रोक पाएगा? ये एक बड़ी चुनौती होगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप जरूर ये समझ सकते हैं कि दिल्ली में फर्जी मतदान बहुत बड़ी तादाद में होगा, और ये फर्जी मतदाता अपने तरीके से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे, और ये कहीं ना कहीं आगे चल के एक बड़े राजनीतिक लड़ाई की ओर और राजनीतिक दलों के बीच में एक संघर्ष के तौर पर भी इसको देखा जाएगा। जी बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई है, पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि बड़े पैमाने पर जो फर्जी वोटर बताकर नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन अब एक के बाद एक जो खुलासे हैं वो टीवी 9 की पड़ताल में हो रहे हैं कि क्या वाकई में दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए फर्जी वोटर बनाने का खेल चल रहा है। आइए आपको सीधे ग्राउंड जीरो से सच क्या है वो दिखाते हैं। ये सारे बाहर से ला के और ये फर्जी वोट डलवाने का पूरा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे कह रहा हूँ, नई दिल्ली नहीं पूरी दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम आप और आपकी पार्टी कर रहे हैं, अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं, और ये साजिश आप हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हो। दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पर आरोपों की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन क्या सच में फर्जी मतदाताओं के जरिए देश की राजधानी में विधानसभा चुनाव जीतने का खेल चल रहा है? अगर हां, तो ये खेल हरगिज नहीं चलना चाहिए। ऐसे में सियासी नूरा कुश्ती को दरकिनार कर टीवी 9 भारतवर्ष ने सच की तलाश शुरू की, जिसका सबसे नया पड़ाव तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र है। इस इलाके में ये गांव तेखंड है, मोहल्ला मावी, मकान नंबर 2A। इस मकान में कितने लोग रहते होंगे, जरा अंदाजा लगाइए। 2, 4, 6 या 10? तो अंदाजन गिनती नहीं बल्कि जवाब सुन लीजिए। इस मकान में रहते तो सिर्फ 7 लोग हैं, लेकिन इसी पते पर कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, सुनकर, देखकर और गिनकर आपका माथा चकरा जाएगा। इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये तेखंड गांव है, और इस गांव का ये मकान नंबर 2 जो तेखंड का मावी मोहल्ला है, उसका मकान नंबर 2A है। उनके मालिक हैं स्वर्गीय रीचाराम मावी और उनके सुपुत्र हैं राजेंद्र मावी। उनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, आपके घर में कितने वोटर हैं और कितने फर्जी वोटर्स बने हैं आपके घर पे, जो जानकारी आपको मिली? हमारे यहाँ पर हम जो घर के मेंबर 7 मेंबर हैं, 7 वोट हैं, और यहाँ पर कम से कम 40-50-60 वोट जो ना ऐसे फर्जी हैं जो कि यहाँ रहते ही नहीं हैं। वो पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनका कोई पता नहीं है। कैसे जानकारी मिली आपको कि ये वोटर्स आपके घर के नाम पर बनाए गए? ये BLO आए थे यहाँ पर, उन्होंने सबको चेक किया सारे बिल्डिंग के अंदर,
जहाँ भी इधर जो है उनको कोई नहीं मिला ये। फिर वो हमारे यहाँ नोटिस लगा गए हैं जिन लोगों की वोट फर्जी बनी हुई है उनके, ये देखो आपको दिखाते हैं, ये नोटिस लगे हुए हैं। ये बीएलओ ने नोटिस लगाए हैं इन लोगों के जो यहाँ पे रहते हैं। हाँ, ये बीएलओ ने नोटिस लगाए हैं, ये लोग यहाँ पर नहीं रहते। ये सिर्फ दावा भर नहीं है, हकीकत है, क्योंकि हिंदू परिवार के पते पर बने इन मतदाताओं को खुद देखिए, फिर आपको पूरा खेल भी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये उमर हुसैन का नाम है, नीचे अजमेरी बेगम का नाम है, ये एजाज अंसारी हैं, ये कमरुद्दीन अहमद हैं, ये शकील खान हैं, और भी नाम है यहाँ पे। बिस्मिल्लाह अंसारी का नाम है, कुर्बान अली का नाम है, कुछ नाम यहाँ पर फट गए हैं जो पर्ची, और ऊपर देखिए तो ये अत्तउल्ला अलीलुल्लाह मियाँ इनका नाम है जो यहाँ पर नहीं रहते हैं। तेखंड गांव की इसी गली में अभिषेक मावी भी रहते हैं। उनका दावा भी कुछ ऐसा ही है, घर उनका, लेकिन उनके पते पर 40 से ज्यादा एक ही समुदाय के फर्जी मतदाताओं के नाम। मेरे हाउस पर नंबर पे भी कम से कम 40+ वोट बनी हुई है। मेरे 2 मकान है, 2 मकानों 40+ की उनकी वोट बनी है, सारी फर्जी वोट है। अगर बीएलओ आज सर्वे करने आती है तो मैं उन्हें सब दिखाता हूँ, और वोटर लिस्ट साथ में लेकर आए, बीएलओ साथ आए, और मैं उन्हें दिखाता हूँ, एक एक सारी उनकी वोट दिखाता हूँ कि मेरे एड्रेस पे जितनी है वो कोई भी नहीं रहता यहाँ पे। एक एक रूम चेक करे, एक एक पर आदमी चेक करे, वो कोई नहीं मिलेगा उन्हें वो वोटर लिस्ट वाला। अब आपको तेखंड गांव के ही छुरिया मोहल्ले में लेकर चलते हैं, जहां ये विधुड़ी परिवार रहता है। यहां भी कहानी वही है। मकान नंबर 110 विधुड़ी परिवार का है, लेकिन इस पते पर 2-4 नहीं बल्कि 60 से भी ज्यादा फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तुगलकाबाद विधानसभा के ही छुड़िया मोहल्ले में एक मकान है, और इस मकान का नंबर है 110। चौधरी यादराम विधुड़ी का ये मकान है, और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि करीब 60 फर्जी वोट जो हैं वो इस मकान के पते पर बनाए गए हैं। हमारे साथ निरंजन जी है, सोनू विधुड़ी इनका नाम है। कब ये जानकारी आपको मिली और कैसे पता चला कि आपके मकान पर फर्जी वोटर बनाए गए हैं, और ये इनकी संख्या कितनी है? मेरे घर में टोटल 6 बंदे हैं, और वोट फर्जी बनी हुई हैं काफ़ी, जो लिस्ट आपके सामने है। और ये लास्ट टाइम जब मेरे को पता चला तो मैंने इसकी कंप्लेंट दी थी। ये रही लिस्ट, इसमें 60 से 64 वोट हैं, जिनको कि मैं जानता भी नहीं हूँ, नाम से भी नहीं जानता। अच्छा, ये 60 से 64 लोग हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड आपके घर के पते पे बने हैं, जिन्हें आप नहीं जानते। 110 पे बने हैं, 110 नंबर मकान पे बने हैं, और 110 मेरा मकान नंबर है। इन लोगों को आप जानते नहीं है? कभी मैंने देखा ही नहीं कौन है ये लोग। फर्जी वोटर्स की बात को थोड़ी देर के लिए किनारा भी कर दीजिए, तो विधुड़ी परिवार को डर सता रहा है कि अगर उनके पते पर मतदाता पहचान पत्र रखने वालों ने कोई अपराध किया तो बिना वजह पुलिसिया कार्रवाई की चपेट में उनका नाम भी घसीटा जाएगा। और इसमें आप नाम अगर देखना चाहें तो ये तमाम नाम हैं जो 110 नंबर मकान पर जिनके वोटर आईडी बने हुए हैं। इनके नाम नगमा खातून हैं, मुस्कान है, मोहम्मद अख्तर हैं, अफसाना है, ताहिर हुसैन हैं, और भी बहुत सारे, मोहम्मद सलीम, शफीन। तो ये तमाम लोग एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, और इनको आप नहीं जानते? इनको मैं नहीं जानता। तो आपके मकान पे फर्जी वोट बने हैं और वो वोट चुनाव में इस्तेमाल होते हैं, वोट देते हैं, कितना गंभीर मानते हैं आप? गंभीर तो यही है, कल कोई क्राइम करता है, कुछ भी करता है, तो 110 के एड्रेस से तो मेरे पास ही कार्रवाई के लिए पुलिस वाले पहुंच जाएंगे ना। तुगलकाबाद में ही रहने वाले मनीष विधुड़ी का दावा है कि यहाँ वोटों का फर्जीवाड़ा बेरोक टोक चल रहा है, जिसके खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। यहाँ जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वोटों को लेकर, उस पर बीएलओ भी अपडेट कर चुकी है हमसे 3 बार, पर अब तक वोटों को काटे जाने का कोई सिलसिला चालू नहीं हुआ है।
मकान नंबर 110 पे इतनी वोट बन चुकी हैं। उसके बाद जिस दिन वो BLO ने अपडेट किया था, SGM के लोग आए थे, उस दिन वो 1 वोट मिली थी सिर्फ 60 वोटों में से। उस 59 वोट कहाँ से आ गई है सर? उनको भी डिलीट नहीं कर रहे हैं लोग, और ऊपर से कह रहे हैं कि हमें रोज आए दिन अपडेट करते हैं कि हमने कर दिया है। वो कुछ नहीं रहा है, वोट बनाई जा रही है सिर्फ। और ये लोग कहाँ से आए हैं? ये पूर्वांचली लोग तो है नहीं जिनका ये वोट बना है। 60 लोग कहाँ से आ गए सर इतने लोग? और यही और भी मकान होंगे यहाँ पे? मकान हमारी नज़र में है 105 नंबर अल्लाह मोहल्ले में, आप जाके देख लो, 19 वोटें जिसमें बनी हुई हैं। वो लोग एक भी वहाँ पे रहते नहीं है। अगर आप कहो तो आप मैं दिखा सकता हूँ आपको वहाँ चल के भी 105 नंबर मकान। पड़ताल के दौरान तेखंड गांव के ही अल्लाह मोहल्ले की मतदाता सूची भी हमारे हाथ लगी। दावे के मुताबिक इस पते पर भी वोटर लिस्ट में 19 फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। यकीन मानिए, ये सच बेहद चिंताजनक है। चुनाव कोई भी जीते या हारे, लेकिन अगर फर्जी मतदाताओं के नाम कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी में दर्ज हो रहे हैं, तो ये चिंता सर्वदलीय होनी चाहिए। रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष। लखनऊ के एक होटल में एक शख्स ने मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि पिता ने बेटे के साथ मिलकर अपने परिवार का कत्ल कराया है। पुलिस पिता की तलाश कर रही है। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के एक होटल में 5 महिलाओं की हत्या कर दी गई। मरने वालों में मां और 4 बेटियां शामिल हैं। आरोप है कि परिवार के बेटे ने ही अपनी मां और बहनों का होटल में कत्ल कर दिया। शुरुआती जांच के मुताबिक पारिवारिक कलह की वजह से आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी से पूछताछ कर वारदात की वजह का पता लगाया जा रहा है। प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता देंगे। देखिए, ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। 4 बच्चियां हैं और एक मदर हैं। और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि परिवार आगरा का रहने वाला है और नया साल मनाने लखनऊ आया था। आरोपी भी आगरा से परिवार के साथ लखनऊ आया था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया है। लखनऊ के जिस होटल में 5 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसी होटल के बाहर से आप देखिए संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट। ये वो होटल शरणजीत है जहां पर ये परिवार आगरा से चलकर 30 तारीख की रात में इसी होटल में आकर रुका हुआ था और 31 तारीख की रात में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस होटल के कमरों को और एंट्रेंस को सील कर दिया गया है। मौके पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है और अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। फॉरेंसिक की टीम आके सैंपलिंग कर चुकी है और बाहर गहमा गहमी और मीडिया का जमावड़ा आप साफ तौर से देख सकते हैं। 31 तारीख की रात में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक ही घर के 5 लोगों की और मरने वालों में सभी महिलाएं हैं, यानी 4 बेटियां और एक मां के कत्ल का दावा किया जा रहा है। 2 तरह की थ्योरी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहानी की परतें खुलते जा रही हैं और इसी होटल के कमरा नंबर 109 में इन 5 लोगों की हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हत्या का आरोप इसी परिवार के शख्स 24 साल के अरशद पर लगाया जा रहा है। शुरुआत में अरशद ने कहानी बताई कि उसने ही अपनी 4 बहनों और मां का कत्ल किया है, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कहानी की परतें खुलती जा रही है। कर्नाटक से एक हनुमान रथ संभल पहुंचा है, जिसे देखते ही काफी लोग संख्या में इकट्ठे हो गए उसे देखने के लिए, और ये रथ आज संभल के शिव मंदिर जाएगा। हनुमान और शिव मंदिर मिलने के बाद से संभल इन दिनों सुर्खियों में है। मुस्लिम बस्ती के बीच मंदिर मिलने के बाद से यहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इस बीच कर्नाटक से हनुमान जी का रथ संभल पहुंचा। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती कर्नाटक से रथ लेकर संभल पहुंचे हैं। ये रथ खग्गू सराय स्थित शिव मंदिर पहुंचने वाला है। रथ को देखते हुए शिव मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दरअसल स्वामी गोविंदानंद सरस्वती हनुमान जी की प्रतिमा को देश में तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। इस प्रतिमा को भगवान श्री कल्की के दर्शन
कराने के लिए संभल लाया गया है। रथ और स्वामी जी के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचे। मंगलवार को स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने भगवान श्री कल्की के दर्शन करने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा को भी भगवान श्री कल्की के दर्शन कराए। आज संभल में कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भव्य यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि संभल में बंद पड़े शिव मंदिर को जब से खोला गया है तब से वहां हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कटरा रोपवे परियोजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से निपटने पर फैसला लिया है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच बैठक में गतिरोध टूटने के बाद कटरा बंद समाप्त हो गया है, जिसके बाद आज से बाजार खुल गए हैं। जिला प्रशासन से बातचीत के बाद प्रशासन ने गिरफ्तार युवाओं की रिहाई का फैसला किया है। इन फैसलों के बाद श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर पहले की तरह सभी सुविधाएं बहाल हो गई हैं। लंबे डिस्कशन के बाद में इस मुद्दे पर पहुंचे कि कटरा जो है, जो लोग यहाँ के भाई बंधु जो जिस इंसिडेंट हुआ जिसमें अरेस्ट हुए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये उनको छोड़ा जाएगा और यहाँ के कटरा वासियों की तरफ से कहा गया कि मार्केट को खोला जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा है कि काम जो है वो बंद रहेगा और जब तक कमेटी का डिस्कशन है तब तक बंद रहेगा। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने 25 दिसंबर को रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों में प्रस्तावित रोपवे परियोजना के विरोध में बंद किया गया था, जिसके बाद से ही घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हड़ताल पर थे। कटरा शहर माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बेस कैंप में गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया था। और राजस्थान के जयपुर में गैस लीकेज से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया। जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंपनी में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस प्लांट में एक वाल्व टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक हुई। फायर ब्रिगेड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आधे घंटे में लीकेज को कंट्रोल कर लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई को प्लांट में बंद कर दिया गया है। ये पंप निकल गया। बताया जा रहा है कि इस ऑक्सीजन प्लांट के एक टैंकर में करीब 20 टन गैस भरी हुई थी। मंगलवार शाम 4 बजे के करीब टैंकर का वाल्व टूट गया, जिसके बाद गैस लीकेज शुरू हो गई। इस लीकेज के कारण आसपास के क्षेत्र में गैस तेजी से फैल गई। लीकेज के कारण निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठंडी होने की वजह से आसपास की चीजों पर बर्फ की परत जैसी दिखी। ये नजारा देखकर लोग हैरान रह गए। पुलिस के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव होने की वजह से आसपास खड़े वाहनों में बर्फ की चादर बिछ गई। ठंडी होने के कारण CO2 गैस नीचे बैठने से बर्फ की चादर जैसी लग रही थी। साल 2025 के पहले दिन का स्वागत लोगों ने भगवान के दर्शन के साथ किया। देश के कई शहरों में लोग अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते दिखे। साल 2025 के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे और बाबा से नए साल पर आशीर्वाद लिया। अयोध्या में लाखों की संख्या में लोगों ने रामलला के दर्शन कर साल के पहले दिन की शुरुआत की। प्रयागराज में 2025 के पहले दिन श्रद्धालुओं ने लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन किए और विश्व शांति की कामना की। दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी और राम भक्त के दर्शन कर साल के पहले दिन की शुरुआत की। ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें साल के पहले दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भक्तों का सैलाब दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 2025 के पहले दिन श्रद्धालु दक्षिणेश्वर काली मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे और मां से आशीर्वाद लिया। कर्नाटक के कलबुर्गी के शरण बसवेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर साल के पहले दिन की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भारतीय इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। रोजगार पैदा करने के साथ साथ सेक्टर ने एक्सपोर्ट में भी नया रिकॉर्ड बना लिया है। आप रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार की PLI स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी बूस्ट दिया है। अगले 2 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में रोजगार के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। टीम लीज डिग्री अप्रेंटिसशिप की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 1 करोड़ 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। इनमें से 30 लाख डायरेक्ट और 90 लाख इनडायरेक्ट रोल वाले होंगे। डायरेक्ट रोजगार अफसरों में 10 लाख इंजीनियर, 20 लाख ITI प्रोफेशनल, 20,000 AI ML डेटा साइंस से, जबकि 90 लाख गैर तकनीकी क्षेत्र से होंगे।
2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का लक्ष्य $500 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हासिल करने का है। मौजूदा आउटपुट $101 बिलियन का है, जिसमें मोबाइल फोन का योगदान सबसे ज्यादा 43% है। स्मार्टफोन की दुनिया में बढ़ती मांग के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में ही रिकॉर्ड $22.5 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि वित्त वर्ष 2024 के $17.66 बिलियन से 28% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर टॉप 10 में सबसे तेज बढ़ने वाला सेक्टर बन गया है।